आपकी एज क्या है? आई एम 69। तो अभी आप जैसे सर्विस से रिटायर हो गए, इतने साल सर्विस दी है, थोड़ा कंटेंट महसूस करते होंगे। अभी के हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि जो यूथ है वो कई बार होता है ना कि मेरे पास पैसे होने चाहिए, मेरे पास बहुत सारा मटेरियलिज्म होना चाहिए, वो सब चीज़ें। तो हाउ डू यू सी दैट कि लाइफ इन जनरली यूथ क्या मिस्टेक करते हैं सोचने में जो शायद भटका देता है उनको? सारे यूथ नहीं भटकते हैं, कुछ यूथ जो हैं भटक जाते हैं। प्रॉब्ली आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ माई सर्विस, आई एम परहैप्स ऑल्सो नॉट टॉकिंग ऑफ सर्विसेज थ्रू यूपीएससी, बट अदर एरियाज, सबऑर्डिनेट एरिया में जॉब्स इतने कम हो गए हैं कि अभी आपने देखा जैसे 50,000 पोस्टों के लिए या कुछ पोस्टों के लिए 50 लाख के करीब यूपी में कैंडिडेट्स थे। 50,000 भी नहीं, शायद और कम थी पोस्टें। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि पीपल रिजॉर्ट टू ब्राइबिंग द बोर्ड्स और जो भी। तो यूथ काफ़ी लोगों में जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं पुलिस में या रेवेन्यू सर्विसेज में, जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो फिर वो कहते हैं वी मस्ट गेट रिटर्न ऑन आवर इन्वेस्टमेंट, सो दे इंडल्ज इन लॉट ऑफ करप्शन और रिजल्टिंग इन बैड डिलीवरी ऑफ सर्विस टू द पॉपुलेशन। और हमारी सर्विस में जो मैंने देखा है उस समय में और अभी में जो फर्क देखा है, थिंग्स लाइक डाउरी हैव गेन्ड फर्दर ग्राउंड। इंस्टेड के जी खत्म हो जाए डाउरी एक्ट और ये वो की बजाय, सो पीपल ऑस्टेंसिबली गेट रिच वेरी सून। तनख्वाहें भी ज़्यादा हैं, अच्छी हैं सरकार में। the girls are not finding, the parents of the girls are not able to find good grooms. तो जो भी सर्विस में है वो अच्छा ग्रूम है, उसको आप डाउरी या कुछ इस तरह की चीज़ें देके। आई बॉट माई फर्स्ट कार आफ्टर पुटिंग इन सर्विस ऑफ 15 ईयर्स, वो भी सेकेंड हैंड कार खरीदी थी। और I bought my first new car after having put in 25 years of service. But अभी आप देख लें, I mean I'm not saying कि सारी डाउरी सही है, तनख्वाहें बहुत हैं। हमारे टाइम में अगर गाड़ी 1 लाख की थी मारुति, तो हमारी फर्स्ट टेक होम सैलरी वॉज 999। I mean कुछ कटा के तो 100 टाइम्स थी। आजकल की तनख्वाहें एक असिस्टेंट कमांडेंट की 80-90 हज़ार के आसपास है, तो वो एक 5-10 लाख की कार आई थिंक साल भर 2 साल की इन्वेस्टमेंट में ले लेगा। उसके लिए 10 टाइम्स है, हमारे लिए वो 100 टाइम्स थी। अवेलेबल भी नहीं थी गाड़ी। मारुति जो सबसे सस्ती गाड़ी उस टाइम में 50-60 हज़ार की आई थी, वो भी अर्ली 80s में आई थी। तो थी भी नहीं। ओवरऑल एक सर्टेन ग्रुप में प्रोस्पेरिटी बढ़ी है, बाकी जगहों पर तो प्रोस्पेरिटी नहीं है। हम सर्विस में हैं, सर्विस में लोगों की प्रोस्पेरिटी बढ़ी है, स्टेबिलिटी ऑफ जॉब है। तो इस हिसाब से ये फर्क मुझे नजर आता है। आप एडीजी से रिटायर हुए थे? एडीजी कहाँ पर? एडीजी दिल्ली में था, मैं एडीजी लॉजिस्टिक्स था। तो वहाँ पर जब आप बात करते थे किसी यंग ऑफिसर से, तो तब ऐसा कुछ लगा यार हमारे टाइम में क्यों नहीं था ऐसा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं फील किया कभी भी। ठीक है, टाइम की बात है ना। क्योंकि कई बार बोलते थे कि फ़ोन लेट आए हैं,
फोन्स लेट आए, मोबाइल फोन्स, गाड़ियां लेट आई हैं। ठीक है, हमारे टाइम में तो फोन लैंडलाइन लेने के लिए भी लंबी लाइन थी। आई रिमेम्बर 80s में, मिड 80s में आई वॉज I had to approach somebody to get a phone when my parents and my wife shifted to Faridabad. So I had to approach somebody to get a landline. थे ही नहीं, अब है। तो ये भी तो एवोल्यूशन हुआ है ना, ये आज की बात तो है नहीं, है ना। 80s में जो मोबाइल या टेलीफोनी या नेट का इंट्रोडक्शन हुआ, इंटरनेट का, कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में, उसी बेसिस पर तो आज हम इतना आगे बढ़े हैं। ADG is third highest rank BSF की। All right, it is third highest, but for my cadre it is the highest rank, because हमारे cadre के लोग इससे ऊपर, हमारे खुद के रूल्स में ऐसा है कि हम इससे ऊपर नहीं जा सकते। थर्ड नहीं, यू कैन प्रैक्टिकली से इट इज सेकंड। एक स्पेशल डीजी भी होते हैं, बट स्पेशल डीजीज आर नॉर्मली नॉट देयर, तो डीजी और 5-6 एडिशनल डीजी ही होते हैं। अदर्स आर ऑल आईपीएस ऑफिसर्स, एक बीएसएफ कैडर का होता है। सो इन माय सर्विस आई हैव अचीव्ड द टॉप रैंक। इफ द डीजीज रैंक वाज अवेलेबल, probably one doesn't know। DG तो ये आईपीएस वर्सेस नॉन आईपीएस या बीएसएफ कैडर वर्सेस नॉन बीएसएफ कैडर का क्या चलता है आपके हिसाब से, क्या है? सी, जब फोर्स रेज हुई थी तो हर जगह से लोग आए थे, स्टेट पुलिस से, आर्मी से। जो मेन बॉडी थी फोर्स की, लीडरशिप की, वो एक्स आर्मी ऑफिसर्स थे और कुछ पुलिस के ऑफिसर्स थे। हायर लेवल पर फौज के भी थे, पुलिस के भी थे। धीरे धीरे फौज वाले एलिमिनेट हो गए और कैडर अब ग्रो होके बीएसएफ कैडर 4000 के करीब का हो गया है। और मेरे जैसे ऑफिसर जो कैरियर बॉर्डर गार्ड्स रहे हैं, बहुत सारे हैं जिन्होंने डायरेक्टली ज्वाइन किया और बीएसएफ में ही सर्विस की, तो वो लोग काफ़ी मैच्योर्ड हो गए हैं अपने प्रोफेशन में। दे नो द ऑपरेशनल philosophy of the organization. They know the cultural ethos of the organization. They have led troops from the front, on the borders, in internal security duties, and 71 वार तो खैर उस समय के सब लोग चले गए, तो कारगिल वगैरह में या और जगहों पर they have led their men from front. तो it is high time that supervisory level leadership, and then slowly, steadily, our people have got a percentage of fixed percentage to rise to the level of DIG and IG, and one post of additional DG, as I said, is available. तो अब ये टाइम आ गया है जो इन ऑफिसर्स की नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को पॉलिसी फ्रेमिंग लेवल पर इस्तेमाल किया जाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि इनको फोर्स की लीडरशिप अब मिलनी चाहिए। अब फोर्स के भी 55 साल के करीब होने वाले, 55-60 के करीब होने वाले, 1965 में रेज हुई तो 59 ईयर्स हो जाएंगे 1 दिसंबर को। तो इतना टाइम बहुत होता है एक फोर्स की लाइफ टाइम में, और जबकि शुरू से ही फोर्स में डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर्स आ रहे हैं। एक तो उससे हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, पर्सनल मैनेजमेंट बेहतर होएगा, और अल्टरनेटिव ये भी है, लोग जो आर्गुमेंट देते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स अगर आते हैं तो बेटर कोऑर्डिनेशन होता है जब ये डिप्लॉय होते हैं स्टेट पुलिस में। सो इसका अल्टरनेटिव ये है कि जितने ऑफिसर्स इधर आते हैं
उतने ही ऑफिसर्स पुलिस में डिप्यूट कर दें, उससे कोऑर्डिनेशन और बेटर बनेगा, उनको हमारे बारे में पता लगेगा, हमें उनके बारे में पता लगेगा. But keeping top post exclusively reserved for IPS officers has lost its relevance. This is the recommendation of Chidambaram committee also, parliamentary committee. I think 15th committee की report है या कुछ ऐसे है. Okay. And this is the report of at least two I know management institutes also. Calcutta, IIM Calcutta ने I think mid-80s में रिपोर्ट दी थी या 90s में दी थी, और एक recent रिपोर्ट शायद IIM इंदौर की भी इसी तरह की है. तो मेरे को लगता है कि the cadre officers have gained enough maturity and vision to command these forces. आपने बताया था आप मणिपुर में रहे थे, बंगाल में आप आईजी रहे हैं, उसके अलावा मेजर पोस्टिंग्स कौन सी रही हैं? Major postings, then I can say that I have been on the line of control 2 tenures. I've commanded my unit at Samba, which is a very difficult border from the point of view of enemy attrition as well as smuggling. And then काफ़ी time I have spent in the training institutions. 2 tenures in academy, 2 tenures at one as the junior most officer and one as the commander of the institution at Hazaribagh. And some time at STC at Chuda Chandpur in Manipur. BSF ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में भी रहे हैं आप? Yes, BSF Academy. ठीक है. I have not been associated directly with the training of raw officers. I mean, young officers. Raw as in young officers, not R&DW. But I have been a trainer and manager of the training for in-house training of senior officers. जो जिसको हजारीबाग में तो बीएसएफ का कमांडो स्कूल है, और वहाँ पर मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें एक डीआईजी सर ने बोला था कमांडो की डेफिनेशन देते हुए कि हु इज़ ए कमांडो. उन्होंने बोला था पर्सन जो एक ऑर्डिनरी मैन है, अगर उसको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन मिलती है तो वो बोलता है अब हम क्या करेंगे. वेयर एज जो ट्रेन कमांडो होता है बीएसएफ का, जब उनको ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन मिलती है तो वो बोलता है अब हम ऐसा करेंगे. सो और बीएसएफ ऑफिसर्स में कमांडो कोर्स कंपल्सरी है. सो हाउ वी इनकलकेट ऐसी चीज़ें कि मेंटल बैरियर्स तोड़ो और इसको आपको अचीव करना है. I have some radical views on training in our organization. पहली चीज़ तो मैं ये नहीं समझता कि ये ट्रेनिंग कंपल्सरी होनी चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि इनमें फोकस सिर्फ या एटलीस्ट 80% फोकस इज ऑन ब्रिंगिंग इन फिजिकल टफनेस. जो रिएक्शन कैपेबिलिटीज है उनके बारे में फोकस बहुत कम है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एट हजारीबाग I went to outdoor firing facility of the commando course. So I found that the commandos who were being put through the firing practice were being given command to fire. जब वो आ रहा था, the reason given was कि accident होने का खतरा है. मैंने कहा फिर ये कमांडो कैसे बना? If he is acting only on the orders, then जो एक सबसे बड़ा एलिमेंट है कमांडो के लिए, इनिशिएटिव एंड इंस्टेंट रिएक्शन, वो तो आपने इनकलकेट किया ही नहीं. सो आई सेड यू चेंज इट. और मेरे सामने ही मैंने फिर 2-3-4 लोगों को जो कमांडो ट्रेनिंग कर रहे थे उनसे फिर मैंने जिस तरह से मैं सोचता था मैंने उनको बोला आप चलें अपने आगे. जहाँ जहाँ पे टारगेट्स निकल रहे थे दे वर रिएक्टिंग.
सो वो है, आई मीन हम ट्रेनिंग को एक बड़े कंजर्वेटिव उसमें रख के चल पड़े हैं। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ट्रेनिंग में कहीं नहीं अप्लाई हो रही है। एक और एग्जाम्पल, अभी ये तो कमांडो का बोला, दूसरा एग्जाम्पल हजारीबाग का ही मैं देता हूँ। मुझे ऑफिसर्स बोलते थे, जो मैप्स होते, मैप रीडिंग, तो लिमिटेड मैप्स होते हैं, तो उन पे रिस्ट्रिक्टेड लिखा होता है, मैप्स पे रिस्ट्रिक्टेड लिखा होता है। तो अब जब मैं कहीं पे किसी स्क्वाड के पीछे या किसी ग्रुप के पीछे बैठा हूँ करने के लिए, तो आई फाइंड के उन लोगों को जो कौन से बोलते सिंबल्स देयर, अब तो मुझे भूल रही है चीज़ें, ये जो मिलिट्री सिंबल्स जो मैप्स पे होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो मैंने कहा कि इनको अगर हम इन मैप्स की कॉपी बना के इनको दे दें, ये अपनी बैरक्स में चले जाएं और हर एक के पास है, वहाँ पे ये प्रैक्टिस करते रहे। तो रेजिस्टेंस केम ये सर ये रिस्ट्रिक्टेड मैप है, ये गुम गए तो इनकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। भाई आजकल के सैटेलाइट सर्विलेंस के दिनों में कौन सी टोपोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है जो आपके नेबर से छुपी हुई है? तो अगर एक फोटोकॉपी किसी रिस्ट्रिक्टेड मैप की गुम भी गई तो क्या होएगा? सो in spite of lot of resistance, I forced them to do this, adopt this, and the situation then improved because everyone now had an individual map जो ट्रेनिंग ग्राउंड में पड़ा है उसको रिवीजन करने के लिए, प्लस जब वहाँ ट्रेनिंग में बैठे हैं तो इंस्ट्रक्टर जो बोर्ड पे बता रहा है they can relate it to the map here. So हमें ट्रेनिंग बहुत कंजर्वेटिव मोड में चली गई है। दिस नीड्स चेंजिंग। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्चुनेटली ऐसे सेटबैक्स नहीं हुए, बट अगर हम सीआरपीएफ का आई थिंक 2010 का था ये इंसिडेंट दांतेवाड़ा या और इंसिडेंट्स देखते हैं तो इट इज lack of actual practical training. So if as a commando I am deployed somewhere, I go out with a patrol, I can ascertain the value of the terrain for me as well as for the enemy militant insurgent who is trying to annihilate me, and act accordingly. ये इनिशिएटिव प्रॉब्ली हम लोग अपने ट्रेनिंग्स में इनकलकेट करने में सफल नहीं हो रहे। हम फिजिकल एट्रीब्यूट्स उनकी खूब दौड़ा दिया, उनको 60 किलो से 50 किलो पे ला दिया और जो कि वापस 65 किलो हो जाता है जब चले जाते हैं। By the way, I had gained weight during the commando training. I was, I think, 52 kgs or something when I went, and I came back with 55, 56 kgs. Because along with the exercise, I ate a lot. So I had gained. This was contrary to what happened to others. So ये है, training has to be ground oriented. यही चीज हमारी कंपनी कलेक्टिव ट्रेनिंग के लिए है। कंपनी कलेक्टिव ट्रेनिंग के लिए एक डायरेक्टिव दिल्ली से जाता है, बट द कंडीशंस इन त्रिपुरा आर डिफरेंट, कंडीशंस इन पंजाब आर डिफरेंट। सो द कंपनी कलेक्टिव ट्रेनिंग हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद दोज कंडीशंस, बिकॉज दैट बटालियन जिसकी कंपनी अंडरगो हो रही है ट्रेनिंग विल रिमेन देयर फॉर 3 years 4 years। तो उनको आप एक स्क्वाड में बिठा के वेपन को रिफ्रेश कर वो भी कर दो, बट वहाँ की ट्रेन के अनुसार उसको
मोल्ड करने की आवश्यकता है।